चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दे रखा है कि इफ अ प्रोटॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स अप्रोक्सीमेट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन इन रेडियन पर सेकेंड विल बी। देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा गिवन जो आपका डेटा है वो किस तरीके से, ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, गिवन दैट, ठीक है, अ प्रोटॉन अ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी अ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी आपकी कितनी दे रखी है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे कि ये सामने दे रखा है, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका 10 की पावर -4 है, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ये आपका दे रखा है 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है। ओके, अब आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो आपका हो जाएगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज गिवन बाय, ये आपका हो जाएगा क्यू बी अपॉन आपका हो जाएगा 2 पाई एम। क्यू आपका पता है आपको कि फोटॉन्स का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम होता है, ओके। और जो इसका मास होता है वो 1.67 इंटू 10 टू की पावर -27 किलोग्राम होता है, ओके। जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड्स गिवन है वो 10 की पावर -4, ठीक है ना, टेस्ला का गिवन है। अब देखिए आपने म्यू इक्वल टू, आपने क्यू की जगह पे वैल्यू पुट की 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 इंटू 1.67 इंटू 10 टू की पावर -27 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 1 पॉइंट, ठीक है। ओके, लिसन 1 सेकेंड, इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया कि ऊपर मास है आपका मैग्नेटिक फील्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स की इस पे वैल्यू रखेंगे 10 की पावर -4 और आपका मास नीचे आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है। आपने ये वैल्यू पुट की, आपने जैसे ही इसे सॉल्व किया आपका कुछ आंसर इस तरीके से निकल के आया कि 1.525 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज, ये आपका निकल के आया, ठीक है। आपको पता है कि जो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप इसे रेडियन पर सेकेंड्स में देखेंगे तो आपकी 2 पाई आर रेडियन पर सेकेंड्स होती है, रेडियन पर सेकेंड्स होती है, ठीक है ना। ओके, यानी कि 6.283 रेडियन पर सेकेंड, ओके। देन फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड आपकी कितनी हो जाएगी 1.25 इंटू 10 टू की पावर 3 इंटू 6.283 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो 9.6 इंटू 10 टू की पावर 3, ये हमारा आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड्स के फॉर्म में, ओके। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा 9.6 इंटू 10 की पावर 3 रेडियन पर सेकेंड्स, रेडियन पर सेकेंड्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। 18 में क्या है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर आर। जो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर होता है और वोल्टमीटर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं
आर। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर्स होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस होता है आइडियल एमीटर का वो इनफाइनाइट होता है, और आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, इसका आपका जीरो होता है। तो देखिए इसमें कौन सा आपका करेक्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो आपका अमीटर का जीरो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखकर इसका क्वेश्चंस को आंसर करना, ठीक है ना। ओके, जैसे कि आप लिख सकते हैं आइडियल जो वोल्ट मीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, और आइडियल एमीटर्स का जो होता है इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए infinite long current carrying straight conductor at a distance small r is b. What will be the magnetic field at the distance r by 2 if the current remains constant? देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो बी यू टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन बी यू टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये आर डिस्टेंस पर होता है, ये किस पर होता है, आर डिस्टेंस पर होता है, एट डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। अगर डिस्टेंस में आपने चेंज किया, अगर आपने डिस्टेंस को आर से आपने आर बाई टू कर दिया, हाफ कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। अगर आपका आर बाई टू हो जाएगा तो सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होगा, न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ द न्यू मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे आ गया, ये देखिए क्योंकि बी यू इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू की जगह टू, पाई की जगह पाई, आर बाई टू, आर बाई टू की जगह टू ऊपर आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बी डैश सी यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल बी। तो ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कितना होगा, ए। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा दे रखा है कि मैग्नेटिक मटेरियल हैविंग स्मॉल एंड नेगेटिव नेगेटिव सस्पेक्टिबिलिटी आर, मैग्नेटिक मटेरियल हैविंग स्मॉल एंड नेगेटिव सस्पेक्टिबिलिटी आर कॉल्ड, ये हमारा डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, यानी कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक एवं अल्प होता है वो सिर्फ डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स में होता है, पैरा में उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, और फेरो में उससे भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक, यानी कि क्वेश्चन नंबर तो इसमें क्या होता है, इक्वेटर्स पर जीरो होता है, क्या इक्वेटर्स है आपका, जियोग्राफिकल इक्वेटर्स होता है जिस पर जीरो होता है, तो आपका हाँ इक्वेटर्स पे, ये पोल लिखा हुआ है भौगोलिक ध्रुव पर
ये नहीं होगा, इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर्स का मतलब हो गया इनमें से कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। इक्वेटर, इक्वेटर। लेंज लॉ इज, जो लेंज लॉ होता है, ठीक है ना, लेंज लॉ वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओरली है, ये आप थ्योरेटिकल पार्ट्स में थोड़ा सा फोकस करना, और आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, वहां भी डिस्कस किया गया है कि लेंस लॉ जो आपका है वो डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स को रिप्रेजेंट करता है, लेंस लॉ। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23, और 23 क्वेश्चंस में आपका दे रखा है, इफ द करंट चेंज विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, यानी कि आपकी चेंज इन, ठीक है ना, change in current change with the uniform speed is 1 ampere in 0.1 second, आपके इन द सेल्फ इंडक्टेंस, एल सेल्फ इंडक्टेंस आपका गिवन डेटा देखते हैं, ये आपका हो गया एल इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 3 हेनरी। ओके, अब हमारा टाइम कितना है इसमें, डेल्टा टी है, और डेल्टा टी जो टाइम हमारा है वो 0.1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा आई जो हमारा करंट है जो चेंज हो रहा है वो हमारा 1 एम्पियर है। ओके, वी नो दैट, वी नो दैट। अब हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी कि आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालेंगे तो वो आपका होता है एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब डेल एल कितना है आपका 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 3। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को लगातार कंटिन्यू 2 ईयर से, यानी कि लास्ट ईयर भी आया था यही क्वेश्चन, ठीक है। और डेल्टा आई आपका जो आपका है वो 1 एम्पियर है, और डेल्टा टी आपका जो है वो 0.1 सेकेंड है, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3 इंटू 10 टू की पावर, या 10 टू की पावर माइनस 1 ऊपर जाने के बाद प्लस का हो गया, अब ये प्लस का बन जाने के बाद आपका 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 रह गया, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 0.02 आपका वोल्ट्स आ गया, 0.02 वोल्ट आ गया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर ये माइनस जो है वो सिर्फ आपके इंडक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कंडक्टर्स इंडक्टर्स और कैपेसिटर पावर फैक्टर्स विल बी, ठीक है। तो देखिए पावर फैक्टर्स में जो हम बात करते हैं, पावर फैक्टर्स की, पावर फैक्टर, तो सबसे पहले एवरेज पावर की बात करते हैं कि जो पावर हमारी एवरेज होगी वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, पावर फैक्टर्स में हमारा क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू जो हमारा आई आर एम एस है इंटू कॉस फाइव। अगर इसमें कैसा दे रखा है, प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर दे रखा है, तो प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, ठीक है ना, रेजोनेंस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की कंडीशन में दोनों कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो जो कॉस आपका होगा, कॉस वो 90 डिग्री होगा, कॉस फाइव, या फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, और कॉस फाइव 90 होने की वजह से आपका जो पावर फैक्टर्स हो जाता है, वो जो भी आपकी पावर होती है वो सिर्फ जीरो के इक्वल आ जाती है, तो पावर फैक्टर्स आपका कैसा होगा, जीरो होगा। ओके, देन 24 के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 25, कैपेसिटर इन ए सर्किट। कैपेसिटर सर्किट में क्या करता है, आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है एसी करंट्स को स्टोर्स करता है और डीसी में कन्वर्ट्स करता है, यानी कि दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है। तो देखिए कैपेसिटर क्या करता है, अलाउड करता है डायरेक्ट करंट को, स्टॉप करता है एसी करंट, एसी करंट्स को रोकता है, डीसी में को अलाउ करता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट
if phase of current, अब क्वेश्चन नंबर 26, if phase of current is at of phase of voltage by pi by 6 AC सर्किट कंटेनिंग्स, तो एसी सर्किट कंटेनिंग्स में हमारा क्या हो जाता है इस केसेस में, अगर पाई बाई 6 है आपका वोल्टेज फेज, यानी कि आपका जो V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, अगर वोल्टेज फेज आपका जो ओमेगा फेज जो आपका फेज एंगल है फाई, वो आपका पाई बाई 6 है, तो ऐसा केसेस में क्या होता है जब आपको किसी भी एसी सर्किट्स में कोई इंडक्टर्स को क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, प्योर इंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, ओनली इंडक्टर्स को, तभी आपका पाई बाई 2 आता है, पाई बाई 4 आता है आपका, एंड पाई बाई 6 आएगा, तो ये केवल किसके लिए हो जाएगा, ओके, प्योर इंडक्टर्स के लिए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा दे रखा है कि नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, तो जो नेचर ऑफ इमेज होता है कंपाउंड ऑब्जेक्टिव लेंस का कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ये जो बनता है आपका वो रियल एंड इनलार्ज होता है, इनलार्ज एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उससे बनने वाला जो आपकी इमेज होती है वो रियल होती है, इनलार्ज होती है एंड इन्वर्टेड होती है। ऐसा कोई ऑप्शंस दे रखा है, रियल एंड इनलार्ज, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, किसी समतल लाइट सॉरी किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण लंबवत आपतित होती है, परिवर्तन कौन का मान होगा। देखिए लंबवत आपतित हो रही है, ठीक है ना, लंबवत का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और इंसिडेंट रेज अगर परपेंडिकुलर्स हैं तो रिट्रेस पाथ आपका वही होता है जिस पर इंसिडेंट रेज आ रही है उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो आपको पता है जो आपका एंगल होगा वो परिवर्तक एंगल कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके, कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए, आपको पता है आई इक्वल्स टू जब आपका आर हो जाएगा, ओके, इन द केस इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, in the case of reflection and refraction, reflection and refraction, the angle is always measured, always measured from the normal to, from the normal to normal to the incident path, incident path या फिर पॉइंट्स, ठीक है। सो when ray incident incidents normally, incident normally, that that means angle is 0 degree, and according to the law of reflection, according to the law of reflection, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आई इक्वल्स टू आर होते हैं एंगल, सो आपका क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0 degree, ठीक है, दैट मीन्स it reflected it reflected back on the same path,
सेम पाथ। ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा 0। ठीक है, 20 है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 28 के बाद 29। पावर ऑफ, जो हमारा होगा पावर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या होता है? देखिए ध्यान से, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा P जो होती है पावर U टू -1/f के इक्वल होती है, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द, ठीक है ना, पावर्स के रेसिप्रोकल होता है, तो ये कैसा होगा, निगेटिव होगी। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि जो निगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव होने की वजह से पहला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नेम द फिनोमिना विच शो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर होता है वो कैसा होता है, पोलराइजेशन में होता है। कैसा होता है, पोलराइजेशन में होता है, पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसे बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण, इन नेचर ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि लाइट के नेचर है जो पोलराइजेशन के केस में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द रेशियो ऑफ सेल्ट इन यंग डबल सेल्ट एक्सपेरिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा इज। अब ये हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि, देखिए, विड्थ ऑफ स्लिट W, ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आप आई से, ठीक है। ओके, अब हमारा हो गया W1/W2। अब जैसे ही आपने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो आप एक ना कोई कॉन्स्टेंट्स लेंगे, आपका हो जाएगा I1/I2 इक्वल टू 4/9, और ये आ जाए आपका आएगा 4K/9K, वेयर K क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि आई मैंने मैक्सिमम फाइंड किया, आई मैक्सिमम जो होगा मेरा वो 4K+9K+2 अंडर रूट आपका आ जाएगा 4K/9K। ओके, इक्वल टू अंडर, ये आपका जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25K के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 25K। आई मिनिमम की जो हम बात करेंगे, आई मिनिमम, तो वो आपका आएगा 4K+9K आपका -2 अंडर रूट्स। ओके, 4K/9K, ये हमारा के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाँ, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। आई जो आपका होगा मैक्सिमम अपॉन आई आपका मिनिमम। अब रेशियो फाइंड कीजिए, 25K/K, यानी कि 25:1 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, देन आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है आपकी कि जो आई आपका है ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि मतलब आप किस तरीके से, आई जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ये इक्वल टू आपका हो जाता है, ठीक है, I1+I2+2 अंडर रूट आपका होता है I1I2, ये होता है मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए जो आपका होता है वो होता है I1+I2-2 अंडर रूट I1I2। ये आपके मैक्सिमम मिनिमम्स के लिए फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। ओके, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन
यानी कि मॉड्यूलेशंस का नीड कहाँ पर है, नीड फॉर मॉड्यूलेशन। अब नीड फॉर मॉड्यूलेशन हम देखते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। ओके चलिए देखिए, इसका आंसर देखिए कि जब द बेस बैंड मॉड्यूलेशन के बाद में समझिए, द बेस बैंड जो आपका बेस बैंड सिग्नल होता है, बेस बैंड सिग्नल ट्रांसमिटेड, बेस बैंड सिग्नल ट्रांसमिटेड by the sender are not capable of direct transmission, direct transmission. the the strength of the message the strength of the message signal should message signal should be increased increased so that it can travel longer distances. ओके तो देखिए क्या होता है कि जो आपका मॉड्यूलेशन क्या आवश्यकता है, हाइट ऑफ एंटीना, एंटीना के आकार के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ी, या फिर इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना, जो आपके एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण होता है उसकी वजह से, या मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स, यानी कि विभिन्न संकेतों का मिश्रण करने के लिए, या उपरोक्त सही। द बेस्ड बैंड सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर्स को ये लिए आर नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी कि जो सेंडर्स था वो कैपेबल नहीं था ट्रांसमिट करने के लिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैसेज सिग्नल शुड बी इंक्रीज, तो इसके मॉड्यूलेशन से क्या किया, मैसेज ऑफ द जो सिग्नल्स थे वो इंक्रीज हो गए, ठीक है ना। ओके सो दैट इट कैन ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस, तो लॉन्गर डिस्टेंस हो गया मॉड्यूलेशन के लिए। एंटीना के आकार पर भी डिपेंड करता है, ये एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण भी होता है, और मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स होते हैं, क्योंकि विभिन्न संकेतों का मिश्रण होता है इसमें। ऑल ऑफ द अबव्स हम यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव्स। ओके नेक्स्ट हमारा आता है NPN ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर ड्यू टू चलिए इसमें देखते हैं। फॉर आपको पता है कि जो फॉर NPN होता है, NPN जो ट्रांजिस्टर होता है आपका, ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, टू बी यूज्ड used as on amplifier amplifier on amplifier, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज फॉरवर्ड वाइज हैज टू बी applied has to be applied on the transistor. Thus when an NPN transistor ठीक है is used as an amplifier एम्पलीफायर होल्स। अब एम्पलीफायर इसमें क्या होते हैं कि जो होल्स होते हैं, ठीक है ना,
वो मूव होते हैं आपके किधर की तरफ, होल्स मूव होते हैं, देखिए ध्यान से, होल्स मूव फ्रॉम, मूव्स फ्रॉम बेस टू, बेस टू एमीटर, एमीटर, ठीक है। सो द, सो द करेक्ट आंसर, आंसर इज होल्स मूव्स फ्रॉम बेस टू एमीटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इज बी, हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स नर्सिंग प्लेक्सेस का स्लीव कोर्स लेना चाहता है और सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, वो हमारा चैनल ज्वाइन कर सकता है, और ये आपको ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप्स की तरफ से आपको, कंपनी की तरफ से आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, 50% का डिस्काउंट है। अगर आपने हमारा प्रोमो कोड, अगर टीचर्स का प्रोमो कोड आपने यूज किया तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। हमारा जो प्रोमो कोड है, प्रोमो कोड है आपका, जो हमारा प्रोमो कोड है वो है JKM0102, ठीक है। मेरा नाम राघवेंद्र पाराशर, राघवेंद्र पाराशर, और मेरा जो प्रोमो कोड्स है वो JKM0102, आपका JKM। जिस बच्चे ने रेफरल कोड को यूज किया है, जिस बच्चे ने अगर रेफरल कोड को भी यूज किया है, तो रेफरल कोड को यूज करने के बाद आपको और भी उसमें डिस्काउंट मिलेगा, रेफरल कोड को यूज करने के बाद, ठीक है ना। ओके इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग को सेंड करते हैं, अगर वो भी ज्वाइन करता है, तो आपको 100 कॉइन्स मिलते हैं। 100 कॉइन्स की वजह से आपको 85 रुपीज और ज्यादा कंसेशन हो जाएगा, एडिशनल आपका, ठीक है ना। एडिशनल आपका जो चार्जेस होंगे वो सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे, और आपको बहुत एक लोवेस्ट अमाउंट्स में आपको ये कोर्स प्रोवाइड्स किया जा रहा है। ओके थैंक यू सो मच।